हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज थेराप्यूटिक मॉडलिटीज एंड इट्स प्रोसीजर्स एंड मसाज एंड इट्स टाइप्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से ज़रूर आपके क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनते हैं। अब क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी प्रोसीजर पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी सिंपली आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ये पर्टिकुलर कोई थेरेपी है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक से दो क्वेश्चंस आना एकदम कंपलसरी है इस टॉपिक से। तो इस वीडियो को आराम से पूरा देखो ताकि आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएं। ये नोट्स अगर आप अपने पास लेना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, उनके आपको लिंक वहां पे मिल जाएंगे। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का जो बैच है वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लो। अगर 10 सितंबर के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो टेंशन मत लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। फटाफट उनको देख के फिर आप लाइव में हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारे साथ कंटिन्यू करना शुरू करो। 3 बेहतरीन टीचर्स आपको पूरा गाइडेंस देने वाले हैं और पीवाईक्यू की मदद से हम इस बार अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट यहाँ पे बनाएंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो भी आप लिख सकते हैं। चलो फटाफट शुरू करते हैं। क्या होता है? तो थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज आर मेथड्स या फिर टेक्निक्स और फिजिकल एजेंट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। तो देखो, जो थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज होते हैं इनको दोनों चीजों में यूज किया जाता है। एक टर्म आपको मिला यहाँ पे ट्रीटमेंट और एक टर्म आपको मिला रिहैबिलिटेशन। देखो, ट्रीटमेंट का बेसिकली मतलब हो गया कि मेन जो आपका पार्ट है जो कि आपकी किसी भी इंजरी को क्योर जब कर रहा है तो उसको हम ट्रीटमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के कंडीशन में भी हम इन मॉडलिटीज को या फिर इन क्लासिफिकेशंस को, जो अलग अलग नाम आप नीचे पढ़ पा रहे हो, इनको यूज करके हम अपनी इंजरीज को ठीक कर सकते हैं। या फिर सेकंड, रिहैबिलिटेशन की कंडीशन में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। अब रिहैबिलिटेशन क्या होता है कि जब किसी एक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट हो जाता है, जो भी सर्जरीज वगैरह परफॉर्म होनी है सब हो जाती हैं, उसके बाद रिहैबिलिटेशन की मदद से हम क्या करते हैं कि उस इंडिविजुअल को, जो वो अपनी पहली स्टेट में था, यानी कि इंजरी के पहले उसकी जो कंडीशन थी, अब हम रिहैबिलिटेशन में अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग एक्सरसाइज की मदद से उसको वापस उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं या फिर उससे बेहतर बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो आपने रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे प्रोसेस देखे होंगे। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो रिहैबिलिटेशंस कराते हैं, अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं वो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस कराते हैं। तो जनरली जो रिहैबिलिटेशन होता है वो आपके ट्रीटमेंट के बाद ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में थेरेप्यूटिक के ये जो तरीके हैं इनको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दे रिड्यूस पेन। क्या क्या करते हैं? तो भाई ये रिड्यूस करेंगे पेन को, दर्द को कम करेंगे, स्वेलिंग को कम करेंगे और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे, एंड हेल्प रिस्टोर नॉर्मल मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस। और इसके आगे एक चीज और जोड़ सकते हो कि एंड ऑल्सो मेकिंग दैट इंडिविजुअल बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस स्किल्स और इन टर्म्स ऑफ मस्कुलर, या फिर किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई रिकवर तो करना ही करना है, साथ में उसको हम बेहतर भी वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट हम कुछ क्लासिफिकेशंस यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनके क्लासिफिकेशंस को समझ सकते हैं। सबसे पहला है क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, इमोबिलाइजेशन और थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस। तो इन सबको डिटेल में फटाफट देखना शुरू करते हैं और एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रायोथेरेपी की। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको विजुअल है पूरा। हाँ, ठीक है। क्रायोथेरेपी की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम कोल्ड थेरेपी भी बोल सकते हैं। अब कोल्ड थेरेपी से आप समझ जाओ कि यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे। हम यहाँ पे आइस का यूज करने वाले हैं, यानी कि बर्फ का हम यहाँ पे यूज करने वाले। मीनिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, जैसे कि आइस पैक्स हो गया, क्रश्ड आइस हो गया, ठंडा पानी हो गया, या फिर क्रायो स्प्रेस, जो आपके स्प्रे होते हैं जिनको हम लगा के ठंडा ठंडा आपको फील होता है, मतलब दर्द के टाइम पे जब आपको चोट लग जाती है, तो ये आपके क्रायोथेरेपी के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि क्रायोथेरेपी करने के बाद चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में जिससे आपको मदद मिलती है। तो सबसे पहला है आपको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस होता है, यानी कि कम होता है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब वो छोटी हो जाती हैं, यानी कि नैरो हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इसी के अपोजिट में होता है वैसो डायलेशन, जब हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होके फैल जाती हैं और ब्लड फ्लो और तेजी से निकलने लगता है, तो उसको हम वैसो डायलेशन बोलते हैं।
वो कहाँ पे होता है, वो हीट थेरेपी में होता है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका कोल्ड थेरेपी से होता है, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। अब देखो इस चीज़ को समझो, आपने ज़रूर सुना होगा कि जब किसी को कोई इंजरी होती है, मान लो कोई चोट लगी, जैसे कि स्प्रेन हुआ या स्ट्रेन हुआ, उस कंडीशन में आपको बोला जाता है कि आप आइजिंग करो, 24 से 48 घंटे तक आप एटलीस्ट आइजिंग करो। उस आइजिंग को करने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपकी जो ब्लड है, ठीक है, जो आपका ब्लड है, जो उस ब्लड में हीट कैरी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स कैरी हो रहे हैं, उनको उस पर्टिकुलर साइट पे जहां पे आपको इंजरी हुई है वहां पे पहुंचने से रोका जाए। कैसे रोका जाएगा? जब आप आइजिंग करोगे तो आपकी ब्लड वेसल्स नैरो यानी कि छोटी हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये ब्लड उस जगह तक नहीं पहुंचेगा जहां पे आपको इंजरी हुई है। क्योंकि अगर ये ब्लड और हीट आपकी इंजरी वाली साइड पे पहुंचती है और आपकी जो चोट है वो अभी अभी ताजी है, तो वो उसको और ज्यादा एक्टिवेट करेगी और ज़्यादा एक्टिव करेगी, जिससे आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगा और जो आपके इन्फ्लेमेशन के चांसेस हैं वो भी बने रहेंगे। लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से जब बर्फ़ को हम यूज़ करेंगे तो ब्लड वेसल्स छोटी हो जाएंगी, ब्लड वहाँ पे सही मात्रा में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उस इंजरी साइट पे जो और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी, स्वेलिंग हो सकती थी, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। नम्स पेन, एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है? वो ड्रग्स होती हैं जो कि पेन किलर जैसा काम करती हैं। ठीक है, तो एनाल्जेसिक सिस्टम को भी समझ जाना। और मसल स्पैज्म को भी ये कम करता है। ठीक है, जो हम मसल में खिंचाव होता है उसको भी कम करेगा। अक्यूट इंजरीज में हमें करना चाहिए, यानी कि जो इंजरीज हमें ऐसी हैं जो तुरंत लगी हैं, उनमें हमें इसको यूज़ करना चाहिए। स्प्रेन्स जैसे हो गए, स्ट्रेन्स जैसे हो गए, या फिर कंट्यूजन्स अगर हमें है तो हम इसको यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब स्प्रेन्स आपको याद होगा, फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। स्प्रेन्स कहाँ पे होते हैं? लिगामेंट्स में होते हैं, है ना। जब हमें लिगामेंट में कोई इंजरी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेन बोलेंगे। और लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। बार बार मैं हर वीडियो में रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि आप इसको कभी भूलो ना। स्ट्रेन्स कहाँ पे होता है? टेंडन्स में होता है। और टेंडन्स क्या करते हैं? हमारी मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन्स में देखो टी है तो टी से टेंडन याद हो जाएगा, बचा स्प्रेन तो लिगामेंट्स आपका उससे हो जाएगा। ठीक है, और कंट्यूजन्स में भी ये यूज होता है। कंट्यूजन हमने अब इसी चैप्टर में पढ़ा, आई थिंक। कंट्यूजन, ब्रूस और हेमाटोमा भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स आफ्टर इंजरी, राइस प्रिंसिपल में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो राइस प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, जिसकी हमने बात करी थी, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, तो उसमें भी आइजिंग आप यूज करोगे। प्रिकॉशंस, नॉट एन ओपन वुंड्स, अगर आपको ऐसी चोट लगी है जिसमें आपकी स्किन फट गई है या ओपन हो गई है, एक्सपोज हो गई है, तो आपको यूज नहीं करना है। पुअर सर्कुलेशन, अगर आपके पहले से ही उस पर्टिकुलर पार्ट में सर्कुलेशन स्लो है तो आपको और उसको स्लो नहीं करना है। या फिर फ्रॉस्ट बाइट, किसी भी प्रोन एरियाज में फ्रॉस्ट बाइट है या फिर कोई प्रोन एरिया है तो भी आपको वहां पे यूज नहीं करना है। ठीक है, लिमिट एप्लीकेशन टू 15 टू 20 मिनट्स एट अ टाइम, तो 15 से 20 मिनट तक आपको आइजिंग करनी होती है, बहुत ज्यादा भी आपको नहीं करनी होती, अदरवाइज आपको बर्न वहां पे हो सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थर्मोथेरेपी की। कोल्ड थेरेपी की बात कर ली, उसको क्या बोलते हैं? क्रायोथेरेपी। हीट थेरेपी को अब हम क्या बोलते हैं? थर्मोथेरेपी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ हीट, वहां पे हम कोल्ड अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं? हॉट वाटर बैग्स, मॉइस्ट हीट पैक्स, पैराफिन वैक्स बाथ, या फिर इंफ्रारेड लैंप्स। ठीक है, इसमें आप पैराफिन वैक्स में आगे बाथ वर्ड जोड़ देना। ठीक है, या फिर इंफ्रारेड लैंप्स को हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा रेड कलर की एक लाइट होती है इंफ्रारेड, जिससे थ्रो की जाती है और आपके स्किन पे हीट उसमें प्रोड्यूस की जाती है। अब देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, इसमें होगा आपका वैसोडाइलेशन। ऊपर हमने देखा था ठंडा लगाने से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और हीट करने से आपका वैसोडाइलेशन यहाँ पे होता है, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और ज्यादा तेजी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैसोडाइलेशन में हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और ज्यादा फैल जाती हैं। इससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में अब आ गई होगी। रिलीव्स पेन एंड मसल स्पैज्म, टिश्यू इलास्टिसिटी को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो इलास्टिसिटी जो उसमें होती है उसको भी ये बढ़ाता है। तभी हम लोग जब वार्म अप करते हैं उसमें भी नेचुरली हमारी बॉडी हीट होती है और उसकी वजह से भी हमारी बॉडी और ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है। तो इसको भी यूज़ करके हम अपनी बॉडी को इलास्टिसिटी इसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस क्या है? क्रॉनिक इंजरीज में इसको यूज़ करते हैं, जिन इंजरीज को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है या फिर जिन इंजरीज को बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो शुरू में हम क्या कर रहे थे, हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से उस पर्टिकुलर साइट पे ब्लड ले जाने को रोक रहे थे, हम अपने ब्लड को रोक रहे थे कि वो वहां पे ना पहुंचे, ताकि हमें और ज्यादा वहां पे पेन या फिर और ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। लेकिन जब आपका ये इंजरी लंबे टाइम तक चल जाती है तब हम उसको वहां पे थर्मोथेरेपी यूज करेंगे, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो सब ठीक हो गए हैं, पेन वगैरह बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट वहां पे पहुंचे ताकि अब हम उस जगह को
हील कर सकें, इसीलिए क्रॉनिक इंजरीज में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मसल टाइटनेस है तो हम इसको यूज करते हैं, आर्थराइटिस अगर आपको है तो इसको यूज करते हैं, या फिर जॉइंट अगर आपके स्टिफ हो गए हैं यानी कि कड़े हो गए हैं तो भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस या फिर प्रिकॉशंस, ध्यान रखना ये टर्म को भी, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है प्रिकॉशंस, कब किसी चीज को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म भी काफी ज्यादा यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। तो अक्यूट इंजरीज में नहीं करना है, अक्यूट इंजरीज में क्या करना है, क्रायोथेरेपी करना है, ठंडी चीजें लगानी है, बर्फ लगाना है। स्वेलिंग के टाइम पे इसको नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई चीज जगह आपकी पहले से ही स्वेलिंग हो रखी है, आप वहां पे और ज्यादा ब्लड और न्यूट्रिएंट्स भेजोगे तो वो और ज्यादा स्वेल हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन में नहीं करना है, या फिर ओपन वुंड्स में भी इसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बस इन टर्म्स को जरूर याद रखना, क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। चलो कॉन्ट्रास्ट बात की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा होता है, ऑल्टरनेटिंग इमर्जन ऑफ इंजर्ड पार्ट इन हॉट वाटर 3 to 4 मिनट्स एंड कोल्ड वाटर 1 to 2 मिनट्स। तो एक रेशियो बना लिया जाता है जहां पे मानो कि आपने 3 मिनट तक अपने किसी भी इंजर्ड पार्ट को गर्म पानी में डाला और फिर ठीक उसके बाद 1 मिनट तक आपने उसको कोल्ड वाटर में डाला। क्यों करेंगे इसका, इंप्रूव सर्कुलेशन, इससे क्या होता है हमारा जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उसमें सर्कुलेशन हमारा और ज्यादा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है भाई, अगर आप किसी चीज को इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो, आप अपने उसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे इनका पैर है, आप उसी पैर को पहले कोल्ड में डाल रहे हो, उससे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स नैरो हो रही हैं, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो रहा है। फिर आप अचानक से उसको गर्म में डाल देते हो, उससे क्या होता है कि भाई वो आपका ब्लड सर्कुलेशन को फिर तेज कर देता है। तो इससे आपका क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स जो हो रही है वो ट्रेन होती हैं और सर्कुलेशन को ये बेहतर बनाता है। पहले देखो, पहले क्या होता है, पहले गर्म पानी में डालते हैं, उसके बाद फिर ठंडे पानी में डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमको हेल्प करता है सर्कुलेशन को बेटर करने में। तो स्वेलिंग को और स्टिफनेस को रिड्यूस करता है और जल्दी से आपको ये रिकवरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडिकेशंस कब कब ये करना चाहिए, स्प्रेन्स के कंडीशन में कर सकते हो, क्रॉनिक स्वेलिंग में कर सकते हो, लंबे टाइम तक अगर स्वेलिंग है, या फिर पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी में भी इसको यूज कर सकते हो। तो देखो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग कंडीशंस में इनको यूज किया जाता है, डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी इंजरी की कितनी है, आपकी पर्टिकुलर हिस्ट्री क्या रही है उस पर्टिकुलर इंजरी की। तो इन सब चीज़ों को देख के एक्यूट इंजरी है, क्रॉनिक इंजरी है, इसके हिसाब से बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ किया जाता है। आप इन टर्म्स को ज़रूर याद रखना, क्योंकि देखो इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ ये जो अभी हमने लास्ट वाली जो थेरेपी पढ़ी जिसमें हम कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर रहे थे कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी में, इसमें क्या होता है। तो ये सीधे सीधे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर लिखने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पार्ट प्ले करेंगे। हाइड्रोथेरेपी, ये समझ में आ जाएगा, हाइड्रो से आपको वाटर समझ में आ रहा है कि वाटर थेरेपी हम इसको बोलेंगे। यूज ऑफ वाटर, पानी का हम इसमें यूज करते हैं, वर्लपूल बाथ्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, या फिर अंडर वाटर एक्सरसाइजेज हो गई, तो ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लो, तो बायंसी रिड्यूसेस वेट बियरिंग स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स। अब बायंसी क्या होती है, बायंसी एक फोर्स होती है जो कि हमारे किसी भी नहीं, हमारे बॉडी को क्या करती है, पानी में ऊपर की तरफ थ्रो करती है, ठीक है। यानी कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो जो अपवर्ड फोर्स हमारी बॉडी पे लग रही होती है, फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है, शिप वगैरह पे भी, बोट वगैरह पे भी, तो वो क्या होती है, वो आपकी बायंसी होती है। और बायंसी क्या करती है, ग्रेविटी को काउंटर अटैक करती है, यानी कि ग्रेविटी जो आपको नीचे खींच रही होती है उस पर काउंटर एक्ट करती है बायंसी की, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंक रही होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग कभी पानी में उतरते हैं तो बायंसी की वजह से ही हमारी बॉडी बहुत हल्की हल्की महसूस होती है। कभी भी आप अगर पानी में उतरे होंगे तो आपको लगता होगा कि हमारी बॉडी कितनी लाइट फील हो रही है। क्यों, क्योंकि बायंसी आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही होती है, ठीक है। ग्रेविटी के काउंटर ये काम कर रहा होता है। अब इससे क्या होता है कि एटलीस्ट 90% आपका जो बॉडी होता है वो आपको हल्की हल्की फील होती है, जिसकी वजह से आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं, नी में जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट्स हो गए, उस पर जो फोर्स जनरली पड़ता है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि बायंसी जो होता है वो हमारे वेट बेयरिंग स्ट्रेस जो होता है जॉइंट्स के ऊपर उसको कम करता है। सेकंड आपका है वार्म वाटर रिलैक्स मसल्स। तो जो गर्म पानी होता है भाई ये हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, जो हमने हाइड्रोथेरेपी में देखा था। और कोल्ड वाटर जो होता है वो पेन को कम करता है, तो इससे हमारा जो क्रायोथेरेपी वाला पार्ट है वो इसमें पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो वार्म वाटर से क्या होगा, मसल्स रिलैक्स होंगी, ठीक है। और कोल्ड वाटर से क्या होगा, जो हमारा पेन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। थर्ड है आपका रेजिस्टेंस ऑफ वाटर स्ट्रेंथ मसल्स। अब देखो आपको पता होगा कि जो पानी होता है ना वो एयर के कंपैरिजन में 800 टाइम्स डेंस होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम पानी में उतरते हैं तो हमें मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब हम इसमें पानी में मूवमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर मसल्स होती हैं उनको
रेजिस्टेंस भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, ठीक है। वो ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। आपने ज़रूर सुना होगा कि वाटर, ये जो अंडर वाटर ट्रेनिंग है, इसका यूसेन बोल्ट ने बहुत किया था अपने अर्ली कैरियर में। वो पानी के अंदर स्प्रिंट करते थे, पानी के अंदर एक्सरसाइज करते थे। क्यों? तो उससे उनकी मसल्स को एक्स्ट्रा पुश मिलता था और ज़्यादा स्ट्रेंथन वो कर पाते थे अपनी मसल्स को, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है? आप रिहेबिलिटेशन में इसको यूज़ कर सकते हो आफ्टर फ्रैक्चर्स, आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हो, जॉइंट्स में इश्यू है तो आपको पता है बायंसी की वजह से आपके जॉइंट को बहुत ही कम एक्सर्ट करना पड़ेगा फोर्स को, और पोस्ट सर्जिकल रिकवरी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सर्जरी हुई है तो उसके बाद रिकवरी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है? अवॉइड इन ओपन वुंड्स, अगर आपको कहीं चोट है तो आप इसको भाई मत करो, पानी में आप मत जाओ। इन्फेक्शन, अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तो आप ऐसे पानी में मत जाओ। या फिर अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी अगर आपको है तो भी आप पानी में नहीं जाओगे। तो एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जिसमें आपको पानी में नहीं जाना चाहिए। तो इनको आप याद कर लेना, दिमाग में रखना, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोथेरेपी में देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का यूज करते हैं किसी भी हमारी इंजरी को ट्रीट करने के लिए। अब इसमें देखो कुछ शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं कि पर्टिकुलर किस टाइप की इंजरीज होती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपका है टेंस। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ही कॉमन सा है, बेसिक सा है। इस फुल फॉर्म देख लो, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो देखो सीधे सीधे इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि भाई, आपसे पूछ लेगा कि भाई टेंस की फुल फॉर्म बताओ। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट इसको कर देता हूँ, इसको जरूर ध्यान में रखना। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये जनरली क्या काम करता है? ये आपके पेन को रिलीव करने में काम करता है। अब ये काम कैसे करता है कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं जिसको हम अपनी बॉडी में या फिर स्किन के इलेक्ट्रोड्स पे अप्लाई करते हैं, जिसकी मदद से जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं उनके अंदर ये करंट जाता है और हमारा जो पेन आ रहा होता है बॉडी में उसको ये ब्लॉक करने में मदद करता है, ठीक है। और एक और चीज़ ये करता है कि एंडोर्फिन्स को ये रिलीज करता है, जो कि नेचुरल पेन किलर्स हमारी बॉडी के होते हैं, तो उसको भी ये रिलीज करता है, जिसकी मदद से आपका जो बॉडी में पेन है वो आपका हील होता है। तो बेसिकली जो टेंस होता है ये आपके पेन रिलीफ के लिए मदद करता है। सेकंड जो आपका है दैट इज ईएमएस, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। अब ये डायरेक्टली मसल से रिलेटेड है और ये आपकी मसल्स, जो वीक मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। आपकी जो मसल्स होती है जो इनएक्टिव होती है उनको एक्टिव करने में मदद करता है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं ये डायरेक्टली आपके मोटर नर्व्स पे जाके हिट करते हैं, जिनसे आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से आपकी जो मसल्स इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाती हैं, और जो मसल्स आपकी वीक है उनको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। थर्ड आपका है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं? ये भी एक हीटिंग इफेक्ट होता है, जहां पे हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज करते हैं, जो आपके टिश्यूज में जाके पेनिट्रेट करता है, अंदर की तरफ जाता है और फिर अपना इफेक्ट देता है हीट प्रोड्यूस करके, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका काम करता है ये आपका टिश्यू के रिपेयर करने में ये आपको मदद करता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अल्ट्रासाउंड आपने जरूर सुना होगा। अल्ट्रासाउंड थेरेपी थोड़ा सा इस थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में या फिर थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। लास्ट आपका जो है दैट इज इन्फ्रेंशियल थेरेपी, जिसको हम आईएफटी बोल सकते हैं। ये भी आपका पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये थोड़ा सा जो है ना, ये टेंस की तरह ही है, लेकिन टेंस क्या करता है कि बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता। लेकिन इन्फ्रेंशियल थेरेपी जो है ये थोड़ा सा डीपर होती है, ये थोड़ा सा आपके टिश्यूज के ज्यादा अंदर तक ये जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दो मीडियम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो कि आपके एक साथ काम करती हैं और फिर आपके पेन को रिलीज करने में मदद करती हैं। और जनरली जो क्रॉनिक पेन होता है, जैसे कि जो लंबे टाइम तक आपके पेन होते हैं, उसमें ये आपको मदद करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ, क्रॉनिक। तो जो क्रॉनिक पेन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखो क्या है, स्टिमुलेट्स नर्व्स एंड मसल्स, तो हमारे नर्व्स और मसल्स को मैनिपुलेट करता है ये, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। और हीलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज को भी ये हमारा एक्सेलरेट करता है, जो टिश्यूज हैं उनको भी ये और बेहतर तरीके से जल्दी जल्दी ठीक करेगा। प्रिकॉशंस क्या है? अवॉइड ओवर पेस मेकर्स, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप नर्व इम्पल्स यूज़ कर लो कि भाई आपका पूरा सिस्टम ही अंदर का खराब हो जाए, तो इतना ज़्यादा भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी नहीं करना। ओपन वुंड्स या फिर फ्रैक्चर्स है तो भी आपको इसे यूज नहीं करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी के जो 4 पार्ट हैं इनको जरूर ध्यान रखना, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उनको दिमाग में रखना, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है मसाज थेरेपी। अब ये तो सबने सुना होगा, मैनिपुलेशन ऑफ मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज बाय हैंड। तो मसल्स का और सॉफ्ट टिश्यूज का जब हम अपने हाथों से मैनिपुलेशन करते हैं तो ये हमारा मसाज थेरेपी कहलाती है। अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एफ्लेरेज हो गया, स्ट्रोकिंग, पैट्रिसाज हो गया जिसको नीडिंग बोलेंगे, टैपोटमेंट हो गया जिसको परकशन बोलेंगे, फ्रिक्शन हो गया, और इसके एक और आता है वाइब्रेशन,
ठीक है। अभी हम इसको और नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, मसाज का पूरा अलग सा टॉपिक है तो वहाँ पे समझेंगे इसको। इफेक्ट क्या क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ठीक है। रिलीव स्टिफनेस एंड मसल सोरनेस को कम करेगा, प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड रिकवरी, ठीक है। यूजेस क्या है, कंपटीशन के पहले कर सकते हो, कंपटीशन के बाद रिकवरी में कर सकते हो, या फिर प्रिवेंट डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जब बाद में हमारी मसल सोर हो जाती हैं, थक जाती हैं, तो उसको भी डिले करने के लिए कि वो चीज़ ना हो हमारी बॉडी में, तो भी हम उसके लिए भी मसाज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मसाज वाले पार्ट को और डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। चलो मैनुअल थेरेपी देख लेते हैं, या फिर जिसको मोबिलाइजेशन बोल सकते हैं। थेरेपिस्ट असिस्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज, तो जो थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको अपने तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने जॉइंट्स का मूवमेंट करो ताकि आपका कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो बेटर हो सके। टेक्निक्स क्या है, जॉइंट को मोबिलाइज रखना, स्ट्रेचिंग कराना और उनके साथ मैनिपुलेशन करना, ये इसकी टेक्निक्स हो सकती हैं। इफेक्ट्स क्या है, रेंज ऑफ मोशन आपका बढ़ाएगा, स्टिफनेस कम करेगा, और पोस्चरल इम्बैलेंस अगर आपको है तो वो भी ठीक करेगा, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर के लिए, स्पाइनल स्टिफनेस के लिए, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो बेसिकली अगर आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है, मसल स्टिफ हो रही है, जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैनुअल थेरेपी या फिर मोबिलाइजेशन को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर है इमोबिलाइजेशन और ब्रेसिंग। इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, स्प्लिंट्स यूज हो सकता है, कास्ट, ब्रेसेस, टेपिंग, बैंडेजेस। आपने देखा होगा कि जब हम कवर कर लेते हैं किसी बॉडी पार्ट को, तो वो आपका इमोबिलाइजेशन के लिए यूज होता है, जब हम उस बॉडी पार्ट को रोक देते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट्स इंजर्ड टिश्यूज। अगर आपको कोई बहुत ही सीवियर टिश्यू में इंजरी हुई है और आप बिल्कुल भी उस पर्टिकुलर पार्ट का मूवमेंट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने मूवमेंट किया तो उससे आपको पेन और स्वेलिंग हो सकती है, तो हम इसका यूज करेंगे। प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज, और ज्यादा नुकसान ना हो तो उससे बचने के लिए भी कर सकते हैं। अलाउज हीलिंग इन द करेक्ट पोजीशन, जब आप उस पर्टिकुलर पार्ट को सही जगह पर रखते हो तो फिर आपकी हीलिंग जो होती है वो भी तेज हो जाती है। हमने फ्रैक्चर वाले पार्ट में पढ़ा था कि वहां पे हम स्प्लिंट्स या फिर ब्रेसेस यूज करते हैं, क्यों, ताकि हम अपने हाथ को एक जगह पे ऐसे रोक सके। मानो किसी के हाथ में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपने देखा होगा ना, पट्टी बांध के उसको हाथ को इसी पोजीशन पे रोक दिया जाता है, क्यों, ताकि उसका मूवमेंट ना हो और जो हीलिंग है वो और ज्यादा फास्ट हो सके। तो फ्रैक्चर्स में, डिसलोकेशंस में और लिगामेंट इंजरीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए भाई, बहुत लंबे इमोबिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, मे कॉज स्टिफनेस एंड मसल वेस्टिंग। इसलिए बोला जाता है कि भाई अगर आपको ये जनरली आपका जो पार्ट है ना, ये आप इसको समझ सकते हो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से, कि रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि जब आपकी इंजरी हो गई होती है और ठीक हो रही होती है, उस दौरान हम रिहैबिलिटेशन में इसको यूज़ करते हैं। मानो अगर आपको कोई फ्रैक्चर है तो ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 महीने, अगर बहुत सिवियर फ्रैक्चर है तो बात अलग है, बट अगर बहुत ज़्यादा सिवियर फ्रैक्चर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर बोलेगा कि तुम 4 महीने तक, तुम्हें एकदम बेड रेस्ट बोला है, खेलने को मना किया है, तो तुम इसको ऐसे ही बांध के रखो। ऐसा नहीं होगा, वो आपको बुलाएंगे एक टाइम के बाद, इसको ओपन करवा देंगे, आपसे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कराना हाथ की शुरू करेंगे ताकि आपके हाथ में स्ट्रेंथनिंग हो सके, और यही आपका रिहैबिलिटेशन कहलाता है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इमोबिलाइजेशन रखोगे, ऐसे ही हाथ को रख लोगे, तो आपकी स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। फिर है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकती है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। अ प्लान्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन आफ्टर इंजरी। तो कोई भी एक प्लान्ड एक्सरसाइज का तरीका हो सकता है, साइंटिफिक बेसिस पे हो सकता है, जिसमें आप इंजरी के बाद नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ पाओ। तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए अपना। स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, और फंक्शनल स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी हो सकती है, ताकि आप उस पर्टिकुलर प्लेयर को अपने गेम के लिए वापस रेडी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, अब ये गेम वाइज अलग अलग हो सकती है, बहुत अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जो बेसिक हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो सब आपका इसके अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये एक छोटी सी टेबल है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगर आप नोट्स परचेज कर लोगे तो ये सब तो आपको मिल ही जाएगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको रिवाइज कर सको कभी भी आपको जरूरत पड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेबल आपके लिए हमने बनाई है। चलो, मसाज एंड इट्स टाइप्स की बात करते हैं फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है। मसाज क्या होता है, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनिपुलेशन होता है सॉफ्ट टिश्यूज, ये हमने ऊपर देख लिया था। जनरल बेनिफिट्स ऑफ मसाज देख लेते हैं, तो ब्लड और लिम्फ सर्कुलेशन को ये बेटर करता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बेटर हो जाएगा। मसल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और स्किन टोन को भी हमारा इंप्रूव करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाता है, देखा होगा ना चाइना वगैरह में, या इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज बेस्ट एग्जांपल, जहाँ पे बढ़िया सी सॉफ्ट म्यूजिक बजा देते हैं और फिर मसाज जो है वो चलती रहती है ना। तो ये आपका क्या करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, रिलैक्सेशन प्रमोट करता है, स्लीप क्वालिटी आपकी बेहतर करता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मसल सोरनेस को कम करता है ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, स्टिफनेस और इंजरीज से बचाएगा आपको, रिकवरी में आपको, और रिकवरी जो है वो एनहांस कर देगा, और आपकी जो मसल है उसको परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर देगा, ठीक है, ताकि आप और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। अब देखो कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं।
मसाज टेक्निक्स आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स, हमने ऊपर देखा था, अभी फिर से नीचे देखते हैं, जिसको हम स्वीडिश मसाज मूवमेंट भी या फिर स्वीडिश मसाज सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज एफ्लरेज या फिर स्ट्रोकिंग मूवमेंट्स। अब जो मैं आपको स्टेप दिखाऊंगा 1 2 3 4 5, ये इसी सीक्वेंस में आपकी जो मसाज है हमेशा होती है, और आपको ये सीक्वेंस याद होने चाहिए ताकि अगर आपको सीक्वेंस लगाने को है तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप लगा पाओ। तो एफ्लरेज, जिसको हम स्ट्रोकिंग मूवमेंट भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, जेंटली ग्लाइडिंग स्ट्रोक्स यूजिंग पाम्स और फिंगर टिप्स, यानी कि नॉर्मल आराम से हम क्या करते हैं, मसल को धीरे धीरे वार्म अप करना शुरू करते हैं, और ये जनरली हम एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्किन का, उस पर हम इसको हिट करते हैं। इसमें क्या होगा, टू वार्म अप टिश्यूज, इंप्रूव सर्कुलेशन एंड रिलैक्सेशन, बिगिन एंड एंड ऑफ द मसाज। तो इसको हम शुरू में भी और आखिरी में भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग स्मूथ स्ट्रोक्स अलॉन्ग द बैक और लिम्स। तो पीछे आपने देखा होगा जब बैक में जनरली कोई लेट जाता है, आपको उसकी मसाज करनी है, तो धीरे धीरे आप उसके जेंटली स्ट्रोक करते रहते हो, हल्का हल्का मूवमेंट करते रहते हो अपनी फिंगर से, पाम से। तो ये आपका एफ्लरेज का एग्जाम्पल होता है, जहां पे आपके टिश्यूज टोन्ड अप हो जाते हैं या फिर वार्म अप उनका हो जाता है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड हमारा है, विजिबल है आपको, हाँ ठीक है विजिबल है। सेकेंड और थर्ड हमारा है दैट इज पेट्रिसाज। ठीक है, जिसको हम नीडिंग मूवमेंट बोल सकते हैं। तो एफ्लरेज के बाद आपका पेट्रिसाज आएगा। इसमें क्या होता है, लिफ्टिंग, स्क्वीजिंग, नीडिंग ऑफ मसल विद हैंड्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किन को ऐसे उठा सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, या फिर नीडिंग हम उसमें कर सकते हैं, या फिर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये काइंड ऑफ आपका नीडिंग बोल लो, या फिर अपने आप फिस्ट से उसको अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हो। ठीक है, पर्पस क्या है, टू मोबिलाइज डीपर मसल टिश्यूज, और ज्यादा डीपर मसल टिश्यूज को आप मोबिलाइज कर पाओ, मूवमेंट वहां पे कर पाओ, इंप्रूव इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, रिमूव लैक्टिक एसिड एंड टॉक्सिन्स को हटाने के लिए। ठीक है, रोलिंग एंड स्क्वीजिंग काफ और थाई मसल्स। तो हम काफ या थाइज मसल को आपने देखा होगा, स्क्वीज करते हैं ऐसे ऐसे, या फिर उनको रोल करते हैं, तो वो हमारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। पेट्रिसाज के बाद सबसे पहले एफ्लरेज हो गया था। ठीक है, एफ्लरेज, पेट्रिसाज, और इसके बाद आता है आपका टेपोटमेंट, जिसको हम परकशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिदमिक स्ट्राइकिंग, टैपिंग ऑफ टिश्यूज विद हैंड्स, फिंगर्स और एज ऑफ द पाम। टाइप्स क्या क्या हो सकता है, हैकिंग हो सकता है, क्लैपिंग हो सकता है, बीटिंग हो सकता है, कपिंग हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्या होता है, मसाज की जाती है, हट फट पट पट ऐसे करके आपको मारा जाता है, या फिर क्लैपिंग कर सकते हो, पट 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 ऐसे मार सकते हो, बीटिंग कर सकते हो, ऐसे जोर जोर ऐसे करके मार सकते हो, या कपिंग कर सकते हो, ऐसे कप बना के हम अपनी स्किन पे ऐसे ऐसे उसको हिट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये टेपोटमेंट मूवमेंट है, रिदमिक होता है, रिदमिक स्ट्राइकिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग एक बार किया फिर रुक गए, लगातार हम इसको रिदमिक मूवमेंट में इसको करते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मसल्स और नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, सर्कुलेशन और मसल टोन को बढ़ाता है, एनर्जाइजिंग बिफोर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के पहले बहुत ज्यादा आपकी मसल्स को एनर्जाइज कर देता है। ठीक है, तो इमेज से भी आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन की। ये आपका होता है डीप प्रेशर मूवमेंट। इसमें क्या होता है, डीप सर्कुलर और ट्रांसवर्स रबिंग यूजिंग फिंगर्स, थम्स और पाम्स। अब ये जनरली आपके बहुत ही ज्यादा ऐसा समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा जो इनर टिश्यूज हैं उस पर ये हिट करता है, और डीप सर्कुलर ट्रांसफर यानी कि डीप प्रेशर, इस पर बहुत तेजी से आपके पर्टिकुलर स्किन के ऊपर मसल जो है वो जो फोर्स जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेक्स डाउन एडेशंस एंड स्कार टिश्यूज, रिड्यूस मसल टाइटनेस, हेल्पफुल इन क्रॉनिक इंजरीज। तो लंबे टाइम तक जो इंजरीज होते हैं उसमें मदद करेगा। अप्लाइड टू जॉइंट्स, टेंडन्स एंड डीप मसल्स। तो डीप मसल्स के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे इमेज में कितना ज्यादा स्किन को जो है वो यहाँ पे रब किया जा रहा है, या फिर उसको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, ताकि जो अंदर के जो टिश्यूज है उनको हिट किया जा सके। ठीक है, और लास्ट आपका है वाइब्रेशन, या फिर जिसको शेकिंग या फिर ट्रेमलिंग मूवमेंट बोल सकते हैं। रैपिड शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ टिश्यूज यूजिंग द हैंड्स और फिंगर्स। तो जनरली जो हम स्किन को पकड़ के या फिर मसल्स को पकड़ के शेक कर देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं, तो ये उसका पार्ट है। रिलैक्सेस एंड स्टिमुलेट मसल्स, इंप्रूव्स नर्व एक्टिविटी, यूज्ड इन रिकवरी मसाज। तो लास्ट में जब आपने सारी मसाजेस के सारे जो प्रोसेस हैं वो कर लिए, उसके बाद फिर फाइनली आप इसको यूज करके मसल को और ज्यादा रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, तो एफ्लरेज हो गया, पेट्रिसाज हो गया, टेपोटमेंट हो गया, फिर क्या था, फ्रिक्शन था, एक मिनट, फ्रिक्शन था, और फिर लास्ट में वाइब्रेशन था। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, EPTFV, इसको ऐसे याद कर लो ताकि आप इसको सीक्वेंस में लगा पाओ कभी भी आपको जरूरत पड़े। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाइट में, समझ में आ जाएगा। एफ्लरेज, पेट्रिसाज, टेपोटमेंट, फ्रिक्शन और वाइब्रेशन, EPTFV। कोई भी बढ़िया सी ट्रिक बना लो या इसको ऐसे याद कर लो, EPTFV, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो
स्पेशल टाइप्स ऑफ मसाज देख लें तो स्पोर्ट्स मसाज हो सकती हैं, थेराप्यूटिक मसाज हो सकती हैं, डीप टिश्यू मसाज हो सकती है, एरोमाथेरेपी मसाज हो सकती है, या फिर स्वीडिश मसाज आपकी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स मसाज क्या है भाई, एथलीट्स के लिए हो सकती हैं, स्टिमुलेट करने के लिए और रिकवरी करने के लिए, ठीक है। थेराप्यूटिक किसी पर्टिकुलर इंजरी के लिए, कंडीशन के हिसाब से रिहैबिलिटेशन के लिए, फिर पेन को टैकल करने के लिए हो सकता है। डीप टिश्यू बहुत ज़्यादा जो इन डेप्थ टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर हो सकता है, बहुत ज़्यादा जब आप पेनिट्रेट करना चाहते हो और टिश्यूज़ को टच करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हो जाएगा। पेनिट्रेट तो नहीं कर पाओगे बट एटलीस्ट आप फर्क पहुंचा सकते हो। फिर एरोमाथेरेपी हो सकता है जिसमें हम ऑयल्स का यूज़ करते हैं मसाज के लिए, और फिर स्वीडिश मसाज हो सकता है जो हमने ऊपर 5 जो हमारे देखे थे, एफ्लोरिज, पेट्रिसाज, टेपोटमेंट, फ्रिक्शन और वाइब्रेशन, ठीक है। चलो, और फिर रिफ्लेक्सोलॉजी हो सकता है जिसमें हम फुट मसाज करते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फुट मसाज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी हम इसको बोलेंगे। बेस्ड ऑन प्रेशर पॉइंट्स इन फीट या फिर हैंड्स। आपने देखा होगा कि फीट पे प्रेशर पॉइंट्स को लेकर दबाया जाता है ना, फीट को नीचे से प्रेस किया जाता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। और आपके शियाट्सु मसाज है जो कि एक जापानीज टेक्निक होती है, यूजेस फिंगर प्रेशर और स्पेसिफिक बॉडी पॉइंट्स टू बैलेंस एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जापानीज के हिसाब से है कि वो किसी कोई भी उनकी स्टडी के ऊपर, उनकी स्टडी के हिसाब से होगा कि बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर पॉइंट्स है उसको फिंगर से दबाओ तो फिर क्या होता है कि आपका एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होती है, ठीक है। फिर प्रिकॉशंस देख लो, तो फ्रैक्चर में नहीं करना, डिसलोकेशन में नहीं करना, अक्यूट इंजरीज में नहीं करना, ओपन वुंड्स में नहीं करना, इन्फेक्शन या स्किन डिसीज है तो नहीं करना है। आफ्टर मील्स के बाद तुरंत इसको अप्लाई नहीं करना है, खाना खाया तो तुरंत आपको नहीं मसाज लेने लगना है। एक्सेस प्रेशर शुड बी अवॉइडेड इन वीक और एल्डरली पेशेंट्स। तो अगर कोई वीक या आपके ऐसे पेशेंट्स हैं, एल्डरली जो बूढ़े हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। स्पोर्ट्स मेडिसिन हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। बाकी जितने भी हमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके आप सारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका फीडबैक है तो आप बता सकते हो। नेट वाले बैच को ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी उसमें हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।